नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि गुप्ता, सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन लखनऊ। आज आपका स्वागत करती हूँ। आज 30 सितंबर है, कल से अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है और 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक हमारा मेंटल हेल्थ डे, मेंटल हेल्थ वीक और मेंटल हेल्थ मंथ के रूप में मनाया जाने वाला है। 10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। काफ़ी समय से, काफ़ी वर्षों से मनाया जाता रहा है दोस्तों। लेकिन आज जो मैं आप विषय लेकर आई हूँ वो है मेंटल हेल्थ को लेकर, जो मेंटल इलनेस है उसके लिए स्टिग्मा लोगों के मन में कितना रहता है। तो भारतवर्ष में देखा गया है 47% लोग हैं जो मेंटल हेल्थ को एक जादू टोना के रूप में या एक ऐसी अवस्था को लेकर चलते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, बल्कि किसी ने कुछ कराया हुआ है और उस पर अंधविश्वास उनका होता है और इसके तहत लोग जो है इलाज से वंचित हो जाते हैं दोस्तों। तो देखा WHO के द्वारा 450 मिलियन पीपल दे आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस, और उसमें ये देखा गया है कि 80% जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और मिडिल सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को बिलोंग करते हैं, जिसमें कि 40% जो लोग हैं वो मानसिक इलाज के लिए उनको आवश्यकता है, वो मानसिक इलाज चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए, लेकिन क्योंकि स्टिग्मा होने की वजह से वो इलाज से वंचित रह जाते हैं। देखा गया है कि 5 लोगों में 4 लोग ऐसे हैं जो मानसिक परेशानी या मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं। आखिर ये स्टिग्मा होता क्या है? आपको बहुत सहज रूप से एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको स्टिग्मा के बारे में बताते हैं। स्टिग्मा को हिंदी में कलंक कहते हैं, धब्बा कहते हैं, अंधविश्वास कहते हैं या धारणा, गलत धारणा कहते हैं। जैसे आम तौर से हमारे भारतीय समाज में अगर कोई नेक काम करने के लिए अगर आप जाते हैं और रास्ते में आपको कोई खाली बाल्टी मिल जाती है तो आप कहते हैं मेरा काम जो है वो पूरा नहीं होगा, हम सफल नहीं होंगे, और वापस लौट आते हैं। तो ये एक तरह का अंधविश्वास है, इसको कहते हैं स्टिग्मा। ठीक उसी प्रकार से कुछ लोगों को छींक, जैसे कि आपने नेक काम करने के लिए निकले और छींक आ गई, ऐसा भी मान्यता लोगों की रही है कि वो माँ जो बच्चा जिसने जन्म नहीं दिया है, अगर सुबह सुबह किसी नेक काम के लिए निकलते हैं, अगर आप उसको देख लेते हैं, उसका चेहरा देख लेते हैं, तो आपके अंदर ये मान्यता है, ये स्टिग्मा है, ये कलंक आपने दे रखा है कि हमारा काम सफल नहीं होगा और आप काम पर नहीं जाते हैं। तो लोगों की इस तरह की जो गलत धारणाएँ हैं, जो गलत मान्यताएँ हैं, उसमें एक गलत मान्यता ये भी है कि बिल्ली अगर रास्ता काट गई तो लोग वापस हो जाते हैं, इसी को कहते हैं स्टिग्मा। ठीक उसी प्रकार से मानसिक बीमारी के लिए भी स्टिग्मा रखते हैं कि मानसिक बीमारी ऊपरी चक्कर है, किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया है, ये किसी देवता के नाराज़ होने से इसको जो परेशानी हो रही है। और इसीलिए हमारे पूरे भारत में, ना केवल पूरे विश्वव्यापी जो स्थिति आई हुई है कि बहुत से लोग हमारे इलाज से वंचित रह जाते हैं। उसमें ये देखा गया है कि बहुत से लोग, जिसमें कि देखा गया 14.7% जो लोग हैं बीमारी होने के बावजूद भी अपने आप को परिवार में समायोजित करते हैं, और साथ साथ में जो बीमार से ग्रसित व्यक्ति है उसके साथ जो रहने वाला है वो इनकार करता हुआ कि कुछ ऐसा नहीं है, और वो भी उसके साथ समायोजित करने की कोशिश करता है। तो ये इस प्रकार से स्टिग्मा का जो हमारे भारत में इसकी जो स्थिति बनी हुई है। स्टिग्मा 2 प्रकार के होते हैं, एक पब्लिक स्टिग्मा होता है और दूसरा होता है सेल्फ स्टिग्मा। पब्लिक स्टिग्मा को कहते हैं सामाजिक कलंक, और सामाजिक कलंक में क्या होता है कि लोग उसको बहिष्कृत कर देते हैं। लोगों को हर एक, अगर किसी को भी मानसिक समस्या है, उसको नींद नहीं आ रही है या वो थोड़ा गुस्सा ज़्यादा कर रहा है या ज़्यादा बातचीत कर रहा है, हर एक उस स्थिति को उसको पागलपन से जोड़ देते हैं। और पागलपन से जब जोड़ते हैं तो दोस्तों पता है क्या होता है, उसको, उस परिवार को समाज से निष्कासित कर देते हैं। डिस्क्रिमिनेशन उसके लिए उनके मन में आ जाता है। और या फिर देखा गया है कि 87% जो लोग हैं सामाजिक कलंक होने के नाते उस छोटी सी परेशानी को या तो सिज़ोफ्रेनिया जैसी भयावह बीमारी से जोड़ देते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर से जोड़ देते हैं, या फिर एपिलेप्सी जैसी बीमारी से जोड़ देते हैं जिसको मिर्गी का रोग कहा जाता है या ब्रेन डिसीज़ कहा जाता है। तो दोस्तों ये हमारे देश में चलता चला आ रहा है।
है मानसिक बीमारी के लिए। क्या आप एक इंसान हैं, जिस प्रकार से शारीरिक स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है, क्या मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता नहीं होती? आप बताइए। होती है ना, क्योंकि हम अगर है तो हमारे लिए शरीर का भी स्वास्थ्य और मन का भी स्वास्थ्य, दोनों का स्वास्थ्य स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं आपको बताऊं, एक पक्षपात विषय भी है। वो पक्षपात विषय है कि जो मेल जेंडर है, मेल जेंडर का इलाज तो हम कराएंगे, देखा गया है, पाया गया है, रिसर्च में भी पाया गया है। मेरा हॉस्पिटल का 27 साल का अनुभव है और हम ये देखते आए हैं कि यहाँ पर अगर 40 मरीज़ मेल होंगे तो फीमेल जो पेशेंट होंगी वो 10 होंगी, 10 होंगी, यानी कि 1/4 का रेशो है। पूछने पर उनके परिवार पे जब ग्रुप थेरेपी होती है, सामूहिक रूप से बातचीत होती है, तो ये कहने में, सुनने में आता है कि वो तो घर के मुखिया हैं। मेल मेंबर अगर बीमार हो गया तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा? तो इसलिए जो मेल मेंबर है, जो मनुष्य है, जो आदमी है, उसका इलाज ज़्यादा ज़रूरी है, वो उसकी प्राथमिकता ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन जो फीमेल है वो तो क्या है, वो तो खाना बनाती है, नहीं बनाएगी तो माँ बना लेगी, कोई और बना लेगा, बच्चे पालन कोई और कर लेगा, उसके लिए आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ये भी एक स्टिग्मा है, ये भी बहुत बड़ा स्टिग्मा समाज में है। तो ऐसी स्थिति में आज के वर्तमान समय में देखा जाए कि चाहे महिला हो और चाहे पुरुष हो, दोनों को भगवान ने बुद्धि दी हुई है, दोनों को विवेक दिया है, दोनों को सारी वो स्किल, सारी वो कुशलता दी हुई हैं। और कहा जाता है कि माँ और पिता दोनों उस गाड़ी के दो पहिए के समान, ट्रेन की पटरी के समान हैं कि अगर दो पटरी में एक पटरी पर ट्रेन चले तो क्या चल सकती है? नहीं चल सकती है। यानी कि महिला का भी स्वस्थ होना ज़रूरी है और पुरुष का भी स्वस्थ होना ज़रूरी है। इन दोनों को स्वस्थ होने के लिए हमारे अंदर की जो अभिवृत्ति है, जो हमारी सोच है, जो हमारी धारणा है, उसमें दोस्तों परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। और परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है? हम और आप से। कहते हैं सबसे बड़ा जो एडवर्टाइजमेंट है वो माउथ टू माउथ है, यानी कि अगर आपको कोई भी चीज़ ज्ञात होती है तो आप अपने अड़ोस पड़ोस में, आप अपने मित्रों में, आप अपने समूह में, जहाँ कहीं भी काम कर रहे हैं और जो लोग भी ऐसी परेशानी से ग्रस्त हैं, तो उनको पागल ना समझा जाए। दोस्तों मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताऊंगी। एक बच्चा जो है मेरे पास आया, बच्चा क्या, युवा था, वो 27 ईयर्स का, वो 2 साल से लखनऊ में रह रहा है। 2 साल के पहले वो कहीं पे रहता था, कहीं नैनीताल में रहा, तो कहीं और रहा, जहाँ ट्रांसफ़र होता रहा वहाँ रहा। अब उसको 2 साल के बाद उसकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई। गंभीर किस तरह से? संवेगात्मक रूप से वो टूटा हुआ था। संवेगात्मक रूप से इतना ज़्यादा लो सेल्फ एस्टीम में पहुंच चुका था, जिससे लोगों से बातचीत करना उसका बंद हो गया था, लोगों से मिलना जुलना बंद हो गया था, एकाकी रहना शुरू कर दिया था। उसकी भूख प्यास भी थोड़ी कम हो गई थी, नींद भी थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन पागल नहीं था। तो ऐसी स्थिति में जब माँ उसको लेकर के आई और जब मैंने उस युवा से मैंने बात की, तो पता चला कि उस युवा का जो पिता था, जब वो 9 साल का था, वो एक्सपायर कर गए थे। और माँ की जो स्थिति थी कि माँ ने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया, उसी बीच में माँ को नौकरी करने पड़ी, और नौकरी करने के दौरान उसको कोई ऐसा साथी मिला जहाँ पे माँ ने दूसरी शादी कर ली। बस वही एक ट्रिगरिंग फैक्टर था, जहाँ पर उसने अपने आप को इतना ज़्यादा आइसोलेशन में पहुँचा दिया था कि उसकी बहुत बढ़िया IQ, इतनी 110 कह सकते हैं उसकी IQ, सुपीरियर लेवल का बुद्धिमान था बच्चा, यानी कि युवा है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस एकदम ज़ीरो लेवल पे हो रही थी। इतना ज़्यादा इमोशनली रूप से अपने आप को क्रश कर चुका था। आज मैंने उसकी केवल 4 सेशंस लिए हैं, और कल जब 4 सेशन में, चौथे सेशन में कल आया, तो उसने कहा मैम आपके गाइडेंस से आज मुझे 70% फ़ायदा है। अब मैंने दोस्त बनाने शुरू कर दिए हैं, खेलना शुरू कर दिया है, वॉक करना शुरू कर दिया है, लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया, खुश रहना शुरू कर दिया, अपने आप में खुश रहने लग गया हूँ। तो दोस्तों ये तो पागलपन नहीं हुआ ना? तो सिंपल सी एक संवेगात्मक समस्या थी, बातचीत हुई, उसने शेयर किया, अपनी समस्या के लिए उसने गाइडेंस ली और वो उसमें ठीक हो गया। यही होता है। अधिकतर क्या होता है, लोग केवल सोचते हैं कि मानसिक अस्पताल में जाना या मानसिक डॉक्टर से मिलना, एक काउंसलर से मिलना एक बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा स्टिग्मा है। और क्या काउंसलर से मिलने में क्या केवल पागल ही लोग जा सकते हैं?
नहीं, आजकल काउंसलर तो स्कूल काउंसलर हैं, स्पोर्ट्स काउंसलर्स हैं, आपके मेंटल लेवल पे क्लिनिकल काउंसलर्स हैं, हर तरह के काउंसलर्स हैं। काउंसलर सिर्फ आपकी क्या करता है, मदद करता है, सपोर्ट करता है, समस्या को समाधान करने में, आपको समस्या से बाहर निकालने में आपको गाइड करता है। बस यही एक इलाज होता है फर्स्ट स्तर पर। हाँ, दूसरे स्तर पर जब समस्याएं बढ़ने लगती हैं उसके लिए मानसिक इलाज और दवा का इलाज होता है। तो दोस्तों, आज के लिए हम इतनी ही जानकारी देते हैं। हम अगली बार आएंगे तो मानसिक बीमारी क्या होती है और मानसिक बीमारी कितने प्रकार की होती है, और साथ साथ में मानसिक बीमारी और मंद बुद्धि, जो बुद्धि का क्या संबंध है। अधिकतर लोगों के मन में उसके लिए भी गलत धारणा है कि हमारी तो बुद्धि बहुत अच्छी है, हम कैसे बीमार हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये भी एक गलत धारणा है। बुद्धि जन्मजात होती है, मानसिक बीमारी एक्वायर्ड होती है, यानी कि किसी समय किसी कारणवश हो जाती है। तो ये भी आपको समझना होगा कि बुद्धि जो है वो जन्म से परमात्मा की तरफ से मिलती है, और जो बीमारी है वो आपके तनाव से या आपके जेनेटिक फैक्टर से या किन्हीं कारणों से हो सकती है। अगले जब सीरीज़ में हम आएंगे तो अगली वीडियोस में आएंगे तो हम आपको इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे। इसी के साथ दोस्तों, नमस्कार। आपको बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे सुना, और हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे ग्रुप को, साधना और स्वास्थ्य को ज्वाइन करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट या कमेंट्स करें, लाइक करें, और आगे के वीडियो हमारा इंतज़ार करें। इसी के साथ नमस्कार, बाय।